प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, सर्द मौसम में गर्म पॉलिटिक्स थी रही है ऐं गर्म पॉलिटिक्स में अॼु सदर आरिफ अलवी जी लाहौर यात्रा है। इमरान खान ऐं परवेज़ इलाही सां मुलाक़ातुनि वारो सिलसिलो बि जारी आहे। ॿिए पासे सां ॾिसूं था पिया त इमरान खान चयो आहे त छंछरु ते हूअ असेंबलियुनि टोड़ण जी तारीख़ ॾींदो ऐं हू फ़ौज ऐं अदलिया सां मुखातिब थींदे चयो आहे त फ़ौज ऐं अदलिया मुल्क खे चूंडुनि ॾांहुं वठी वञे। हाणे छा फ़ौज ऐं अदलिया जो कमु आहे त उहो मुल्क में चूंडूं कराए। अॼु प्रोग्राम असां हिन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर चयो आहे त इमरान खान अगरि असेंबली टोड़णु चाहे थो त टोड़े। PDM नयनि चूंडनि लाइ तयारु आहे। PDM उन्हनि हल्कनि में जिते असेंबली टोड़ींदी उन्हनि लाइ तयारु आहे। अॼु प्रोग्राम इन ते ई ॻाल्हाइबो आहे। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाण पीपल्स पार्टी मरकज़ी अॻवान आहिनि। नुसरत वाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खान साहब, फ़ौज और अदलिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि फ़ौज और अदलिया मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ मुल्क को ले जाए। क्या फ़ौज और अदलिया का काम यही है कि इंतखाब कराना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, फ़ौज और अदलिया का बिल्कुल ये काम नहीं है, लेकिन मुल्क जिस हद तक दिवालिया हो चुका है और जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, उसमें इन इदारों को आगे आना पड़ेगा। अगर उस वक्त जिस वक्त रात के 12 बजे अदालतें खुली थी और जो फैसला लिया गया था, अगर वो ना किया जाता, उस वक्त अदालतें अगर न्यूट्रल होती और वो कहती कि ये हमारा काम नहीं है, तो ज़ाहिर है कि फिर हमने उसकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब चूँकि सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि इससे ज़्यादा आप क्या कहें कि महँगाई आसमान पे पहुँच गई है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो सिफ़र है, तमाम फैक्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं। तो इस सूरत में किससे मदद लें? एक फ़ौज रह गई है, फ़ौज तो बेचारी हर हाल में हर एक की मदद के लिए आ जाती है, चाहे वो सैलाब है, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई भी आफ़त आई हुई है, फ़ौजी जवान बेचारे आगे आते हैं और आकर मदद कर रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हम उनको कहते कि वो आगे आएँ और मदद करें, क्योंकि अब जहाँ पे हालात पहुँच चुके हैं, आप देखें अमन-अमान की सूरत-ए-हाल देखें, कराची में किस तरह कत्ल-ओ-गारत हो रहा है। पहले तो ये होता था कि आपका वॉलेट लिया और चले गए या मोटरसाइकिल छीनी और चले गए। अब तो वो छीनते भी हैं, साथ मारते भी हैं। तो ये इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, इन चीज़ों को सिर्फ़ कंट्रोल उस वक़्त होगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। पाकिस्तान में जब साफ-सुथरे इलेक्शन होंगे और साफ-सुथरे इलेक्शन करवाने में अदलिया और फ़ौज को दोनों को अपना रोल अदा करना है। बस इतनी सी बात है। जी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अब नुसरत वाहिद साहबा कह रही हैं कि कोई और हल नहीं है सिवाय इसके कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ, और जो जिस सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, नए इंतखाबात नहीं हुए तो फिर और दीगर हालात ख़राब होंगे और जिसका फिर ऐसा हो सकता है कि हम नो रिटर्न पे पहुँचे। पहली बात तो ये है कि PTI के बस की बात नहीं है हालात ख़राब करना। वो जो धरना लगाने गए थे ना, वो यू टर्न लेकर ज़मान टाउन में बैठ गए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि मैडम जो कह रही है कि भाई जब सैलाब आया, मुल्क डूब रहा था तो फ़ौज आ गई थी, तो वो मुल्क के लिए आ गई थी। इमरान खान डूब रहा है, इमरान खान डूब रहा है। हेलो जी ज्ञानचंद, इमरान खान डूब रहा है जी, इसलिए फ़ौज नहीं आएगी। इलेक्शंस होने हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसकी डेट तय है, उस पे होने हैं। इनको रिज़ाइन करना है तो रोज़ रोज़ तारीखें बदलने से क्या फ़ायदा है। पहले दिन से दे देते। एक मरहले पे नेशनल असेंबली के कहा, ऐलान किया कि इलेक्शंस हम रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन रेजिग्नेशन जमा करवाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको सैलरीज लेनी है और ये सैलरीज ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल एक पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को। अप्रैल तक आखिरी बार मिला था, एक पैसा सैलरी किसी को नहीं मिल रही है। आप झूठ बोल रहे हैं बाकायदगी से नेशनल पर बैठ के। नुसरत साहिबा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नुसरत साहिबा, मैं आपके पास क्यों झूठ बोल रही है ये? तो इनका काम है झूठ बोलना, और ये झूठ की बुनियाद पे तो बहुत और नहीं, देखिए इस तरह से जी आर्मी को जो आजकल सुबह शाम बोल रहे हैं कि भाई आप ये करो, आप वो करो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं। अच्छा। आर्मी ने फैसला किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, अदलिया ने भी फैसला किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। तो इमरान खान को, बेचारे इमरान खान को चाहिए कि इंतजार करो,
2-4 महीने और भी गुजर जाएंगे, जब तक आपकी टांग भी ठीक हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कि दाईं टांग में गोलियां लगी कि बाईं टांग में। तो इलेक्शन लड़ना, अगर जीत गए तो सिकंदर, नहीं जीत गए तो डूबे हुए तो वैसे ही हो। ठीक है दोस्तों, भाई साहब आप ज्ञानचंद साहब कह रहे हैं कि 2-4 महीने और इंतजार करें, इलेक्शन हो ही जाएंगे, फिर पता चल जाएगा कि कौन फाते है और कौन शिकस्त याफ्ता है। और दूसरी बात, अगर आप कौमी असेंबली में नहीं है तो वो तनख्वाह वाला मामला तो वाजे कर लेंगे, तनख्वाह आपको मिल रही है नहीं मिल रही, वहां से ले रही सैलरीज नहीं ले रही आप? देखिए 10 अप्रैल को आखिरी जी जो हमें तनख्वाह मिली है वो 10 अप्रैल तक की थी और 10 अप्रैल को हमने इस्तीफे दे दिए थे। उसके बाद किसी किस्म की कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी किस्म की मीटिंग पे हम लोग नहीं जा रहे जिसके हमें पैसे मिले या कोई और चीज हो, इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। और हम बिल्कुल बाकायदगी से इस्तीफे देके अपने घरों में बैठे हुए हैं। असेंबली में इनके साथ वही हैं जो कि लौटे थे, जो बिक गए थे और जो वहां पे बैठे हैं पीटीआई का नाम लेके कि हम भी पीटीआई के हैं, अभी भी पीटीआई के हैं। आप पीटीआई के होते तो आप इस तरह अपने लीडर के साथ करते जो आप लोगों ने किया। उसके बाद इतना मतलब मैं ये समझती हूँ कि ये लोग नेशनल टीवी पे बैठ के इसका झूठ कैसे बोल सकते हैं कि वो उनकी दाएं टांग में लगी गोली या बाएं टांग में। ज्ञानचंद साहब, एक दिन आपको गोली लगेगी ना तो फिर आपसे आगे पूछेंगे हम। मौलाना फजलुर रहमान के जो 3 अटैक हुए, किसी ने उन्हें कहा कि आपने खुद करवाए? किसी ने कहा कि ये सब कुछ खुद करवाया गया ड्रामा है? यहाँ पे गोलियां लगी हुई, उस आदमी ने अपने जख्म दिखा दिए, उसके अंदर पीप भरी हुई थी, वो उसको उसकी शिन की हड्डी चिप आउट कर गई है, जिसकी वजह से उसको इतना इंतजार करना पड़ रहा है, वरना मसल के जो जख्म होते हैं वो तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये लोग किस किस्म के लोग हैं मुझे समझ नहीं आती। जिस दिन वो आए हैं हमसे खिताब करने, आप यकीन करें इस कदर वो दुबले हो चुके थे कि कोई आंख ऐसी नहीं थी जो भीगी ना हो उनको देख के कि इस ये लोग मतलब क्या समझ रहे हैं, वो ड्रामे कर रहे हैं। वो उनके धरने जो है अगर वो चाहे तो 1 मिनट में उसको खूनी धरने तब्दील कर सकते हैं। बात यह है कि इनकलाब कोई भी हो वो खून के बगैर नहीं आता, लेकिन ये अकलौता इंसान है जो चाहता है कि मैं सिर्फ लफ्जों से इनकलाब लाऊं और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। जिस तरह कहते हैं ना, जब पाकिस्तान बना था तो जंग नहीं हुई थी 2 मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान नेगोशिएशन से बना था। इसी तरह हम चाहते हैं कि ये जो हुकूमत की तब्दीली है, ये जिस तरह खान साहब चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग जो भी आती है पार्टी उसको हम तस्लीम कर लेंगे। ये कह रहे हैं डूबती नहीं है तो इनकी है जिन्होंने आके मुल्क को डुबो दिया। खान साहब की डूबती नहीं है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं हर उस जलसे में, हर उस रैली में जिसमें वो सिर्फ नाम लेते हैं कि आज वहां पे आना है, और पूरा शहर उमड़ के आ जाता है जो पिछले तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ के दिखाता है कि ये वो लोग हैं जो एक्चुअली खान साहब के फॉलोवर्स हैं और उनको वोट देंगे, डेफिनेटली वोट देंगे। जो गोलियां जिस दिन चली 12 लोगों को गोलियां लगी थी, एक शख्स फौत हो गया क्योंकि मारना उसको था जो इन्होंने 12 लोगों को गोलियां लगी हैं नुसरत साहब जी। 12 लोगों को उस दिन गोलियां लगी हैं। आपको पता है जो उनका गार्ड है वो खड़ा रहा उस वक्त तक कि जब तक सबका इलाज ना हो जाए, उसके बाद उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे भी गोली लगी, उसके हाथ पे लगी हुई थी गोली। अच्छा। इस तरह के लोग वहां पे मौजूद हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने चले ठीक है आगे ठीक है, अल्लाह रहम करे। और ये हमले जो हैं, ये जो हमले हैं, ये किसी भी सूरत में जी साथ तो इनका दे रही है जिसमें सारे के सारे हो गए फारिग, हर किस्म के केसेस से ये लोग फारिग हो चुके हैं। ठीक है नुसरत साहब, आप ये बताइए कि ये जो आप बात कर रही हैं कि नेगोशिएशन की आपने बीच में बात की, तो क्या इस वक्त भी नेगोशिएशन हो रही है हुकूमत के बीच में? और सदर आरिफ अलवी जो सिलसिला शुरू किया था उसमें किस तरह की नेगोशिएशन हो रही है, किस तरह की बातचीत हो रही है हुकूमत के साथ? देखिए खान साहब का सिर्फ एक पॉइंट है और वो है अर्ली इलेक्शन। उसके अलावा खान साहब बिल्कुल कोई दूसरी बात नहीं कर रहे। अभी इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब आए हुए हैं, जाहिर वो मिडिल पोजीशन में है कि वो दोनों से बातचीत कर सकते हैं। सो वो दोनों से बातचीत कर रहे हैं। किस नतीजे पर पहुंचती है, क्या होता है, इसका मुझे अभी फिलहाल अंदाजा इसलिए नहीं है कि जाहिर जो भी नेगोशिएशन है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आरिफ अलवी साहब रात को भी मिले हैं उनसे, आज भी वो चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छे मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं कि वो फौज से भी बात कर सकते हैं। वो अपोजिशन, उनको पता है कि इनके कल 2 बहुत अहम मिनिस्टर गए हैं उनसे मिलने के लिए, अपोजिशन से, हुकूमत से, अदालतों में तो खैर नहीं, लेकिन फौज से जरूर बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह चीजें ठीक होंगी। जो हम लोग चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से हो जाए,
ये मुंतकिली का मरहला पेश आता है। ठीक है ज्ञानचंद साहब, अब एक ख्याल ये भी है, एक तज्ज़िये ये भी हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने बाई इलेक्शन में तमाम हलकों में से 90% हलकों में से इलेक्शन जीता है, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा है कि एक बंदा 6 हलकों में से खड़ा हो और 5 हलके जीत जाए। और उसके बाद भी हमने देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं और खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही है, उससे हुकूमत घबराई हुई है कि अगर अली इलेक्शन हो गई तो फिर खान साहब को जो अब जो मैंडेट है, हो सकता है इससे दुगना और तुगना मैंडेट क्यों ना मिल जाए। जी ज्ञानचंद साहब। देखिए, मसला ये है कि इनको जल्दी क्या है, फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये डिमांड्स क्यों कर रहे हैं जी। ये दाई बाई टांग का जो इशू है, ये आप ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दें तो इशू ही खत्म हो जाएगा। जिसके दोनों टांगियों में गोलियां लगी हुई हों वो चल नहीं सकते हैं। इमरान खान चल कर गए थे, चलें जो भी है, हम तो कहते हैं कि नहीं लगे। और मैडम जो कह रही है कि आपको गोलियां लगेगी, मुझे क्यों लगेगी? मैंने अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। गोलियों मैडम तो कह रही है ना, जब आपको गोलियां लगी मुझे क्यों लगेगी? इमरान खान की तरह मैंने धोखा नहीं किया है कौम के साथ, कौम के साथ झूठ नहीं बोलता हूँ। कोई फितना करने के लिए लॉन्ग मार्च में मैं शामिल नहीं हूँ। हमने लॉन्ग मार्च किया था, पुरअमन लॉन्ग मार्च किया था, हमारा कोई इरादा नहीं था कि जिस तरह के हम करेंगे। तो इनको चाहिए कि इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के इदारों को बदनाम करने से जो है किनारा कशी करें। इस मुल्क में एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इनकी कोई बनाना रियासत नहीं है। इमरान खान का ये वो मनी गाला बनी गाला नहीं है। तो ये एक मुल्क है, उसके इदारे हैं, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्टेट उसके मुताबिक चलती है। इमरान खान की फरमाइशों और पीटीआई वालों की फरमाइशों पे नहीं चलेगी। इलेक्शन जब इनके पास इक़्तिदार था जी, तो इनको करनी थी तो ऐलान कर देते ना। ये तो बड़ी बड़ी दुआएं मांग रहे थे कि भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये नो कॉन्फिडेंस आ गया। फिर पंजाब गवर्नमेंट भी इनकी एक कोर्ट डिसीजन के वजह से बनी हुई है ना जी। पीटीआई के अंदर अदम एतमाद इमरान खान पे हो चुका है। पीटीआई के मेंबर इमरान खान का साथ नहीं दे रहे हैं। जिन हलकों की मैडम बात कर रही है वो एक अलग कहानी है, जब ये इक़्तिदार में थे तब भी पता था। और फिर ये जो यू टर्न ले रहे हैं ना, कोई पता नहीं चलता है सुबह को इमरान खान क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं। तो इनको जान चुके हैं, इनके पूरा झूठ जो है वो पकड़ा जा चुका है। ये तोशाखाना चोर हैं, ये बिलियन ट्री के चोर हैं, ये बीआरटी के चोर हैं, ये साबितशुदा चोर हैं। तो इमरान खान जब साबितशुदा चोर है तो किस तरह से औरों को कह सकते हैं? अच्छा ज्ञानचंद साहब कतई कलामी माफ, लेकिन ये है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है, इसका पूरा फोकस इमरान खान की पॉलिटिक्स पे है। इमरान खान असेंबलियों से इस्तीफा दे ना दे, इमरान खान एक लाइन लेता है, फिर हुकूमत वही लाइन फॉलो करती है। हुकूमत की खुद की कारकर्दगी, हुकूमत का खुद का वे ऑफ एक्शन हमें नज़र नहीं आ रहा कि हुकूमत ये कहे कि चले भाई इमरान खान तो पॉलिटिक्स कर रहा है, इमरान खान तो धरने दे रहा है, इलेक्शन कर रहा है, इलेक्शन की डिमांड कर रहा है, लेकिन हुकूमत ये तरक्याती काम कर रही है, हुकूमत महंगाई पे कंट्रोल कर रही है, हुकूमत मैशत बनाने में अपना किरदार अदा कर रही है, हुकूमत लाइन ऑर्डर्स की सूरत हाल को देख रही है। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए, इन्होंने जिक्र किया कि कराची में अमन अमान का जी, तो क्या पेशावर अच्छा है? पेशावर अगर इमरान खान को इस सिस्टम से, इन चीज़ों से एतराज़ था तो इतने दिन इन्होंने इंतजार क्यों किया? क्योंकि जमान टाउन के खर्चे कहाँ से आने, इनके लाभ मर्चे का खर्चे आने। ये तो करप्शन के तो वो पूरे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो तबाही, एक दफ़ा आप किसी घर को आग लगा दो तो उसको उस आग बुझाने में, उसको ठंडा करने में और रिकंस्ट्रक्ट करने में टाइम तो लगता है। तो ये मुल्क की मईशत को मुकम्मल तबाह कर चुके थे। और इमरान खान तो कहा करते थे कि भी मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका जो इमरान खान की ख्वाहिश थी कि मुल्क को श्रीलंका बना दूं, उससे जो इस यूनियन गवर्नमेंट ने बचा लिया है। इमरान खान की वजह से जो हम आइसोलेशन में चले गए थे, हमारे फॉरेन रिलेशंस वो ख़त्म होने जा रहे थे, उनको उन्होंने बहाल कर लिया है। और हमारी मईशत जो है उसको जो श्रीलंका वाले जी ज्ञानचंद साहब आप
आपकी आवाज़ तां जी आवाज़ जी जी प्लीज। हम समझते हैं कि जी हम समझते हैं कि ये अगले 4-6 महीने, और हम इसी पे भी सोच रहे हैं कि बजाय इतने जल्दी में इलेक्शन करने के 6 महीने आगे करके इस मुल्क की मुश्किल को संभालें। फिर इलेक्शंस तो होते रहेंगे, इमरान खान वजीर आज़म रहे ना रहे जो भी आया तो, लेकिन मुल्क तो रहना है ना, इमरान खान के बगैर भी आगे चलना है। तो इमरान खान अब इररिलेवेंट हो चुके हैं अच्छा इस मुल्क की पॉलिटिक्स में। जैसे ही इलेक्शंस हो गए तो देखते हैं इनके टिकट कौन लेते हैं। चले तो भाई साहब, आपने बड़ा तफसीली सुना ज्ञानचंद साहब को। उन्होंने 2 चीज़ बातें की। एक तो कहा कि इमरान खान आज की पॉलिटिक्स में, अब जो मुल्क की पॉलिटिक्स है उस पर इररिलेवेंट हो चुके हैं, और ये बड़ी हैरान कुन बात है। इस पर ज़रा कमेंट कीजिए। और दूसरा, आप जब कराची की बात करती हैं कि भाई कराची में लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल बेहतर नहीं है, तो क्या पेशावर बेहतर है? पेशावर की सूरत हाल बेहतर है जहाँ गुज़िश्ता 1 दहाई से आपकी हुकूमत है? पहले तो इनकी पहली बात का जवाब कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इररेलेवेंट हो चुके हैं जी। तो वो इतने के इररेलेवेंट हैं कि हर तकरीब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर चीज, इवन हमारे जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है वो इमरान खान पे शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म होती है। कम से कम 100 दफा तो ये लोग नाम लेते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके अलावा भी हर वक्त टॉक शोज में देख लें, हर जगह इमरान खान इमरान खान इमरान खान। एक दफा उन्होंने कह दिया मरियम बीबी को कि भाई मेरा नाम जरा कम लिया करो, तुम्हारा मियां बुरा मान जाएगा। तो इन लोगों ने बहुत ही उस पर तमीज़ बात करने की, उसको ये नहीं ये बात करनी। तो इनको याद नहीं है इनकी अपनी बीबी के साथ क्या हुआ था, येलो सूट पहने पे उसको क्या कहा था, या उसके अलावा एक और बहुत गंदी मिसाल है वो मैं नहीं दूंगी। ये इस तरह की बात जी नहीं करनी चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं। खान साहब ने तो कोई खुदा न खास्ता इस तरह की ज़हनी पसमानदगी का सबूत नहीं दिया। वो ना इररिलेवेंट हैं ना इररिलेवेंट होंगे। इंशाल्लाह जब तक उनकी जिंदगी है वो इस पाकिस्तान के ऊपर आइंदा हुकूमत करेंगे। ये मैं पक्की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि लोग 97% खान साहब के साथ हैं। ये फरमा रहे हैं जी BRD और फला 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 फला। भाई ये सारे स्कैंडल्स हैं, और अगर हैं तो अदालत में जाएं, उनको कहें कि जाके उनके ऊपर मुकदमा करें और उनसे कहें कि आप करो काम भाई, आप क्यों नहीं कर रहे हो, इनको पकड़ो, इनको जेलों में डालो। अब तो हमारी हुकूमत नहीं है ना, फेडरल में तो हम नहीं है, ये सब कुछ कर सकते हैं, जिसको चाहे ये जेल में डालें, क्यों नहीं डाल रहे। बेईमानी की बात करते हैं खान साहब की कि जिस आदमी ने हुकूमत में होते हुए अपनी घड़ी बेची, जाती घड़ी बेची, और उस घड़ी को उसने जो पैसे मिले प्रॉफिट में उससे सड़क बनवाई और उस पर टैक्स दिया। सारी दुनिया हैरान थी, हम सब भी हैरान थी, ये 97 लाख कैसे हो गया, इससे पहले इतना कम दिया था, इतना ज्यादा कैसे हो गया टैक्स। तो वो ये था, ये घड़ी को बेच के जो टैक्स बना वो उन्होंने दिया। वो एक ईमानदार आदमी वो जो करता है वो बताता है, इनकी तरह नहीं। वो एक ढेले की उस आदमी की कमाई नहीं है। और 1 अरब 75 करोड़ वजीर खारजा साहब जब से बने हैं तब से अब तक वो अपने टूर्स पे लगा चुके हैं, इतना उन्होंने कमा लिया। इसका क्या कर लिया मुझे बताएं। कोई एक मुल्क तैयार है पैसे देने के लिए इस मुल्क को। ये कह रहे हैं कि जी इनकी हुकूमत आएगी तो हम इकोनॉमी, इनकी हुकूमत है, इनकी हुकूमत इकोनॉमी बेहतर करेगी। माशाल्लाह जो 6% पे ग्रोथ में थी उसको उठाकर 0% कर दिया। जो हम 18 अरब डॉलर रिजर्व में रख के गए थे वो इन्होंने 2 हफ्तों के अंदर 8 उस पर पहुंचा दिया। इस वक्त 7 पे है, और उसमें 3 पॉइंट कुछ सऊदीया के हैं और 3 पॉइंट कुछ चाइना के हैं, जिसने कहा है कि इस पैसे को हाथ नहीं लगाना है। तो वो पैसे बचे हुए, ये तो दिन रात सवाल खर्च करने के इसके अलावा कोई काम नहीं। हम लोगों ने लिटरली एक चाय का कप और एक बिस्कुट खा के गुजारा किया, और इन लोगों ने आपके साथ ही अगले अच्छा नुसरत वाहिद साहबा जी नुसरत वाहिद साहबा, अगर अगली इलेक्शन हो भी जाती हैं तो फिर आप आवाम को क्या बताएंगी कि आवाम आपसे नहीं पूछेगी कि 4 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने जो गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे साथ वादे किए थे कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात, और फिर यूनिवर्सिटी बनाएंगी, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगी, गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगी, वो वादे अब आवाम नहीं पूछेगी आपकी कि आप 4 साल में आपने ये तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, मैं आपको बता दूं 4 साल सिर्फ 3.5 साल थे जिसको आप 4 साल कह रहे हैं। 3.5 साल में कोरोना आया जो सबसे वर्स्ट चीज थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी टॉपर डाउन कर दी। आपको पता है अमेरिका -13% पे था, इंडिया जैसा मुल्क -6% पे था, पाकिस्तान उस वक्त भी -1 पे था। और फिर आस्ता आस्ता जिस तरह तरक्की की और 6 पे चले गए हम लोग। हमारी इंडस्ट्रीज 100% काम कर रही थी। इंडस्ट्रीज काम करने का क्या मतलब है, मजदूरी मिल रही है। हमारे डैम शुरू हुए उसका क्या मतलब है, मजदूरी मिल रही है।
उसके अलावा कितनी चीजें ऐसी थी कि कामयाब जवान प्रोग्राम है, उसमें क्या था, वो मजदूरी मिल रही है लोगों को, पैसा मिल रहा है, आप अपना जॉब खुद क्रिएट करें, ये सारी चीजें अगर हम काउंट करें, इसके अलावा बहुत कुछ था। अगर हम सिर्फ ये सब कुछ काउंट कर लें तो वो 5 लाख या 1 लाख या जितनी भी नौकरियां थी उतनी तो नहीं हुई होंगी। जाहिर है पहली दफा हुकूमत में आए थे हम लोग, उस पुरानी चीजों को भी सॉल्व करना था, पुराने कर्जे भी देने थे, साथ साथ नए कर्जे ले लेके अपने मुल्क को चला रहे थे। ये पहली दफा हो रहा था कि पाकिस्तान कर्जे वापस कर रहा था, इससे पहले का कोई रिवाज नहीं है वापस करने का। फिर किस तरह रेकॉर्डिंग में इन्होंने पैसे बचाए, किस तरह और बाकी जो चीजें थी उसमें काम किया। ये 3-3.5 साल किसी भी हुकूमत का या किसी भी नेशन की हिस्ट्री में कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन उन 3-3.5 सालों में वो काम हुए हैं कि जो ये लोग सोच नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर हाउस बाय द वे उसका काम शुरू हो गया था उसका बनने का, सिर्फ ऑफिस टाइप चीज खान साहब ने अपने पास रखी हुई थी, बाकी उसमें यूनिवर्सिटी की चीज बन रही थी, लेकिन अब तो जाहिर है सारा कुछ उलट पुलट हो गया होगा। तो आप इस बात की जरा वाज़ेह करें कि खान साहब ने ये काम शुरू कर दिया था प्राइम मिनिस्टर को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का? जी जी, उसका उन्होंने एक क्वेश्चन सिर्फ रखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर यूज के लिए, और बाकी के ऊपर काम शुरू हो गया था। अच्छा, गवर्नर हाउस को नहीं पता। गवर्नर हाउस का आपको नहीं पता। चले ज्ञानचंद साहब, अब नुसरत वाहिद साहब तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो है कि हम आवाम को बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है 4 साल में। आपने आवाम को क्या बताना है अगर अली इलेक्शंस हो जाती हैं तो आप आवाम को क्या बताएंगे कि खान साहब की हुकूमत हमने गिराई है या कुछ और भी आपको आवाम को डिलीवर करने के लिए था? जीरो। पहली बात है कि अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे जी। दूसरी बात ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का कह रही हैं जी, ये बहुत झूठ बोल रही हैं। इस किस्म की कोई प्लान नहीं था। गवर्नर हाउस के दीवारें गिराने की या उस किस्म की एक दफा कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तीसरी बात ये है कि इनके बताने के जो काम है वो ये है कि बनीगाला जो है वो गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा था, बाकी लोगों को घर इन्होंने मिटा दिए और इसको रेगुलराइज कर दिया जी। वो जो है ना तोशाखाना रोड जो बनीगाला को इस्लामाबाद से मिलाता है जी, वो तोशाखाना बेचकर इमरान खान खुद कह रहा है कि मैंने बनाया, तो वो उसके उस पे नाम ही तोशाखाना रोड पड़ गया है। इनके पास बाकी बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम था उसका नाम बदलने से ये इनकी ये कारकर्दगी नहीं दिखा सकते हैं जी। जो महंगाई इनके दौर में हुई वो ऐसी मौशत इनके पास नहीं मिली थी जिसकी वजह से ये मौशत के वो तो तबाही तो ये कर चुके थे। मैं अगर पीपुल्स पार्टी ने क्या किया बताने पे आऊं तो आप तरफ से कोल प्रोजेक्ट से हमारे पास अभी भी 2000-2500 मेगावाट बिजली जो है सिंध गवर्नमेंट ने पैदा किया और पूरे मुल्क को रोशन कर रही है, और फैसलाबाद डायरेक्ट भी वहीं से नेशनल ग्रिड में जा रही है। हमारे पास NICPT है जो मिट्टी से लेकर शक्कर में, बदीन में, टंडो मोहम्मद खान में ये दिल के इदारे जो हैं वो कायम हो चुके हैं। गम्बट जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल है। फिर आप पाएंगे कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अच्छे खासे काम हुए हैं। हम कोई बड़ी दावा नहीं करते, बहुत कुछ काम करने को है, लेकिन इमरान खान ने सवाए इसके कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाए को काम किया ही नहीं। वो किस मुंह से बात करेंगे? एक दिन कहते हैं कि बाजवा खराब था, आज कह रहे बाजवा ने इतना नुकसान दिया, दुश्मनी। इन खुद ने कितनी तारीफें की थी। इमरान खान को कोई अपनी बैसाखियां प्रोवाइड करे तो ठीक, अगर नहीं करे तो वो मुल्क दुश्मन। ये रवैया इनको दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत इररिलेवेंट पे जो उन्होंने एतराज किया जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको लोग अब झूठा समझते हैं। इमरान खान को अब लोग चोर समझते हैं। ये तो आवाम के ऊपर है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद साहब, नुसरत वाहिद साहब, आप दोनों मौजूद शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान खान फ़ौज ऐं अदलिया सां मुखातिब थींदे चयो आहे त फ़ौज ऐं अदलिया मुल्क खे चूंड न वठी वञे। छंछर ते हू असेंबलियूं टोड़ण जो हतमी ऐलान कंदो। पंजाब जी पॉलिटिक्स हिकु दफ़ो ॿीहर तमामु अहम थी वई आहे। छा असेंबलियूं टोड़ण वारे मामले ते परवेज़ इलाही इमरान खान सां मुतफ़िक़ थींदो या इमरान खान असेंबलियुनि वारे मामले ते, असेंबली टोड़ण वारे मामले ते हिकु दफ़ो ॿीहर यूटर्न वठंदो? इन ते प्रोग्राम में तर्जो वठंदासीं। ऐं असांजे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजनिगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब, कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इमरान खान वाकई असेंबलियाँ तोड़ लेंगे और
असेंबली तोड़ने से उनको पॉलिटिकली फ़ायदा होगा? वो गिरफ्तारी से बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जी। और इसीलिए वो ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। अच्छा, तो ये सब मामलात गिरफ्तारी सर फिर किस केस में है? किस केस में नहीं, अच्छा। मतलब तोशाखाना में नहीं, जो दूसरा केस है उसमें नहीं, किसमें नहीं, वो जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें नहीं। तो सर आपको लगता है कि असेंबली तोड़ने वाला ये जो फैसला है वो इस शर्त पे तोड़ेंगे इमरान खान के उनको गिरफ्तारी से बच जाएं? ये इतनी बड़ी पॉलिटिकल ये जो डायलॉग हो रहा है उनके बिहाफ पे सदर पाकिस्तान जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसमें हुकूमती लोग भी शामिल हैं, वो है क्या? जी। वो यही तो है कि भाई हमें अपना ऐसी दे दें फेस शेविंग कि हमारी बात भी मान लें और हम बच भी जाए, मुकदमा हमारे पे ना चलाएं आप। तो सर आपको जी जी सर लेकिन प्लीज। इमरान खान ने अब कहा है कि जी जाएं जाके इस्तीफे दे दें कौमी असेंबली में। वो भी क्यों, अब क्यों कहा है? जी। है? अब जी। कैसे ख्याल आ गया कि पीटीआई के जो लॉ मेकर सारे के सारे हैं वो अपना वापस जाएं और जाके इस्तीफे दे दें? ये वही आदमी है जो कह रहा था कि इस्तीफे ना दें, अब वो कह रहा है इस्तीफे दे दें। फिर असेंबलियां तोड़नी है, असेंबलियां तोड़ने का मुतालबा आज कैसे जेन में आ गया इसके? उसका जेन में क्यों नहीं आया जब ये सारी मुहिम चलाई अप्रैल में इसने? जी। तो हर चीज वो सोच समझ के कर रहा है और उसकी सोच समझ में एक चीज शामिल है जी। कि उसको गिरफ्तार ना किया जाए, वो गिरफ्तारी से बचने। तो सर हुकूमत, आप समझ रहे हैं कि इस डील पे हुकूमत के लिए डील आसान होगी कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, बाकी सिस्टम चलता रहे? देखिए इस वाले सिस्टम में जो पोशीदगी है ना वो है इक्तिसादी। अच्छा। वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के बस की बात भी है। इवन अगर इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके जीत भी जाएं जी। तो उनके पास कोई ऐसा प्लान मंसूबा नहीं है कि पाकिस्तान की जो मुशत की तबाही है उस पर वो काबू पा सकेंगे। देखिए वो भी 4.25 साल इस मुल्क में हुक्मरान रहे हैं जी बिल्कुल। और 10 साल से 9 साल 10 साल से वो एक सूबे में है। जी। वो सूबा बैंकरप्ट हो गया। जी। उस सूबे को बैंकरप्ट करने में मियां नवाज शरीफ का या असद जरदारी का हाथ तो नहीं है ना। जी। ये वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे थे और बिल्कुल कंप्लीट मेजॉरिटी थी। जी। सवाल इस वक्त हमारे मुल्क का ये है कि हम कहाँ खड़े हैं। एक तरफ हमारा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का, उस पर शरारत हो रही है और आपको पता है चमन के अंदर जो वाकया हुआ उसको तस्लीम किया है वहाँ के तहरीक तालिबान ने, पाकिस्तान ने किया, उन्होंने किया। जी। ये मामला है। दूसरी तरफ ये है कि कहाँ से शुरू हुए, अप्रैल से लेकर नवंबर तक 50-60 जलसे किए, अरबा रुपया उन जलसों पर खर्चा। जी। एक मुतालबा ये था कि किसी तरीके के ऊपर हमें वो दे दिया जाए अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो भी इनको नहीं मिला और नहीं मिलना था क्योंकि हम जैसे लोग तो साफ कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीकाकार है प्राइम मिनिस्टर उसको एक्सरसाइज करेगा। जी। अब उसी आदमी से को कहते हैं कि तुम हाफिज कुरान हो जी। तो तुम मदद करो। जी। तो जिस वक्त उस हाफिज कुरान ने इनको एक बात इनके इल्म में लाई थी और जिसकी बिना पर उनको उस ओहदे से हटा दिया गया था, क्या उस वक्त वो आदमी हाफिज कुरान नहीं था? जी। तो उस आदमी की समझ नहीं आती है कब बात करता है और क्या बात करता है। अब आरिफ अलवी आई फिर लाहौर है, जी। वो इमरान खान से भी मिल रहा है और परवेज अली से भी मिल रहा है। जी। एक कोशिश है उनकी तरफ से, लेकिन कोई ऐसा मुतालबा पीडीएम वाले मानने को तैयार नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन से बालातर हो, जो आइन से भी बालातर हो, वो उसको नहीं मानने को तैयार है। जी। अब देखें दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की सारी कोशिश, सारे हरबे इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, तो इमरान खान जब हुकूमत में थे और फिर जब अब अपोजिशन में आए तो बार बार एनआरओ का जिक्र करते हैं। उनकी पॉलिटिक्स में 3-4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक तो चोर और फिर एनआरओ। तो अब ये क्या खुद ये एनआरओ मांग रहे हैं हुकूमत से कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, ये समझा जाए? देखिए मैं तो पहले एज ए जर्नलिस्ट समझता था कि लफ्ज एनआर जो इस्तेमाल करते हैं वो गलत करते हैं, ये तौहीन करते हैं ये बात कह के अदालतों की। बिल्कुल। क्योंकि सारे मुकदमात तो मुखालफिन की अदालतों में थे ना।
बिल्कुल फैसला तो अदालतों ने उनके हक या मुखालफत में करना था जी। तो वहां पे क्या रोल था प्राइम मिनिस्टर? क्या प्राइम मिनिस्टर अदालत थी कि वो लोगों को माफ कर देता या लोगों की हिस्ट्री को खत्म कर देता? तो पहले वो गलत बात कर रहे थे। एनआरओ जो इनको मिला, जो बाजवा साहब ने इनको एनआरओ दिलवाया, वो बहुत अच्छा एनआरओ दिलवाया। और जब इन पे ये फैसला हुआ कि ये प्रॉपर्टी वॉपर्टी का मसला जब खड़ा हुआ तो एनआरओ किसने दिलवाया? ये सारे बाजवा साहब के दिए गए एनआरओ पे ही तो हुकूमत करते रहे और आज उसको इतना बुरे अल्फाज में याद करते हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। एक आम आदमी कि कल तक आप उसकी तारीफ कर रहे थे और आज आप उसके मुखालिफ हैं और ये रवैया गलत है। देखिए, सियासत और चीज है और फाशिज्म और चीज है। पाकिस्तान के अंदर एक जो डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसी तरीके से चल सकती है। ये नहीं हो सकता कि तमाम अख्तियारात एक शख्स के पास हों, वो ही हर फैसला करे। वो चाहते हैं वो हर फैसला वो करें और उसका इजहार वो करते रहे हैं। उन्होंने ये बात छुपाई नहीं पाकिस्तान के अवाम से। उन्होंने कहा मेरे पास अख्तियार चाइना के जैसा होना चाहिए, सऊदी अरब जैसा होना चाहिए, मलेशिया जैसा होना चाहिए। और अब वो ये भी माने कि जी मुझे काम नहीं करने दिया गया। यानी 4.25 साल हर चीज एंजॉय करने के बाद ये कहा जाए कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, ये तो मुनासिब बात तो नहीं है ना। तो अब सारी खेल उनकी इसी पे है कि बस मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, मेरे पे मुकदमात जो बने हुए हैं इस पे मुझे गिरफ्तारी ना डाली जाए। और अब इसी पैगाम को लेकर डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो सब लोगों की मिन्नत तल्ला कर रहा है। हुकूमत ने कहा कि ऑलराइट चलें, हम आपसे बात करते हैं लेकिन बात सियासी होगी। आइए बैठते हैं, जो मुश्किल है इसके बारे में कोई बात करनी शुरू करते हैं। तो उस पर भी वो बात करने को तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता बाय द एंड ऑफ द डे क्या होगा। अच्छा इफ्तिखार साहब, पूरी की अब हमने अपोजिशन पे भी बात कर ली, इमरान खान पे बात कर ली, लेकिन हुकूमत की सर कारकर्दगी पिछले 6 माह में ऐसे लग रहा है जैसे नलायक लोग नालायक हुकूमत में जो लोग बैठे हैं आपकी नजर में नालायक हैं। हाँ, उनकी परफॉर्मेंस नलायक है। तो फिर से ये क्या नालायक हुकूमत कब तक चलेगी और ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम, या आप समझ रहे हैं? देखे ना, अब असल में उन पे प्रॉब्लम है मेरे दोस्त इसके पैसों का। अगर उनको पैसे मिल गए डिफॉल्ट से तो वो बच गए जी। अगर इससे आगे जाके कुछ और उनको मदद मिल गई तो वो चलाएंगे। नलायकी उनकी ये है कि मैं अगर हूं तो मैं आज ही इमरान खान के मुकदमात के बारे में कैबिनेट के अंदर बैठ के फैसला कर दूं, फिर जो भी नतीजा निकले देखे जा गया। मतलब जो ये रियायत दी जा रही है उसको, ये रियायत तो ये दे रहे हैं ना जी, इसलिए रियायत दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन पे प्रेशर ना बढ़ जाए। और मुमकिन है ये सोचते हो कि इन पे प्रेशर बढ़ गया तो उस प्रेशर को संभाल पाएंगे नहीं। अभी रेको डेक वाले मामले पर इन पे अच्छा खासा प्रेशर बन गया था कि JUI और मैंगल ने तकरीबन इनसे कहा था कि अगर आप ऐसा करते हो तो खुदा हाफिज जी। तो जब इस किस्म की हुकूमतें आप चलाते हैं जिसमें बहुत सारी सियासी पार्टियां शामिल हों तो बहुत सारी सियासी पार्टियों को अकोमोडेट करने में मसाइल पैदा होते हैं। उन मसाइल की वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एक। और दूसरा कि पार्टी का जो लीडर है, असल लीडर, वो पाकिस्तान में नहीं है। जब तक वो पाकिस्तान में नहीं आएगा तो ये गैर यकीनी सूरत मेरा ख्याल है अभी और लंबी अरसे के लिए चलेगी। तो सर अगर गैर यकीनी सूरत लंबे अरसे तक चलेगी तो फिर मुल्क की जो मैशियत का हाल है वो तो आपके सामने। कैसे देख रहे हैं इफ्तिखार साहब, आपको नया साल या इस माह के आखिर में है, आज 15 दिसंबर है, नए साल में आपको सियासी तौर पे क्या इम्कानात नजर आ रहे हैं कि तब्दीलियां? इलेक्शन हो जाएगा, अगले साल में इलेक्शन तो होना ही होना है। कब होगा दैट वो टाइम विल डिसाइड। इमरान खान की पॉलिटिक्स को आप कहाँ देख रहे हैं नए साल में सर? भाई इट विल डिपेंड अपॉन दी इलेक्शंस का जो रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे, अगर इसको लोग पसंद करते हैं तो फिर विल वोट फॉर हिम, और अगर इसको पसंद नहीं करते तो लोग इसको वोट नहीं डालेंगे। तो फैसला तो वोटों ने करना ना, मैंने और आपने तो नहीं करना ना जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद, आपने बड़ा अपना नुक्ता नज़र हमें पेश किया कि इमरान खान अब तक जो कुछ कर रहे हैं वो फ़कत इसलिए कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तारी से बचना है। और इमरान खान गिरफ्तारी जो भाव खां इहो सब कुछ करे पियो। इमरान खान पंहिंजी गिरफ्तारी बचण लाइ न सिर्फ़ु पंहिंजी पॉलिटिक्स, न सिर्फ़ु असेंबलियूं, न सिर्फ़ु जेके हुन वटि जेको कुझु आहे उहो पंहिंजो दाव ते लॻाइण लाइ तयारु आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो इमरान खान बार बार असेंबली टोड़ण जो ऐलान करे थो पियो। इमरान खान बार बार पंहिंजे मेंबरनि खे असेंबलियुनि मां इस्तीफ़ा ॾियण जो चवे थो पियो। ऐं हींअर जेका टॉक थिए थी पई बकौल इफ्तिखार साहब जे, त
उहा जेका सदर आरिफ अलवी जे थ्रू हुकूमत ऐं अपोज़िशन जे विच में ॻाल्हियूं थियनि पियूं उन में बि बार बार इहो चयो पियो वञे त इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी जेका आहे उहा ज़ेर बहस आहे ऐं हुकूमत इमरान ख़ान जी पंहिंजो इमरान ख़ान जो इहो आहे त कंहिं बि सूरत में हुनखे गिरफ़्तार न कयो वञे। ॿी सूरत हाल में हू असेंबलियूं तोड़ण जो ऐलान कंदो ऐं हुकूमत को बि इलीगल कमु को बि ग़ैर क़ानूनी कमु मञण लाइ तयारु कोन्हे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इमरान ख़ान असेंबलियूं तोड़े थो या पंहिंजी गिरफ़्तारी लाइ जेका डील पई थिए बकौल इफ्तिख़ार साहिब जे हुन में कामयाबु थो वञे। इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।